अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ के ऊपर। 4 तरह की अथॉरिटी है: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल। ये 4 वर्ड्स हैं: एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल। या इसको हम कहते हैं अपेरेंट अथॉरिटी। ये एक्सप्रेस अथॉरिटी किसे कहते हैं? जो बोल के हो, जो लिख के हो, यानी कि प्रिंसिपल ने जो जो काम एजेंट को दिए हैं वो किसी कागज़ पे हो, डॉक्यूमेंटेड हो या ओरल रिकॉर्ड में मौजूद हो। रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, बट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट जिसमें प्रिंसिपल ने बताया हो कि मैं तुम्हें ये काम या ये अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर वो उसको आगे एक्सीड करे तो ज़िम्मेदार कौन होगा? वो एजेंट। प्रिंसिपल कवर करेगा एजेंट से, थर्ड पार्टी आएगी हमारे पास, हम उससे कवर करके थर्ड पार्टी का नुकसान पूरा कर रहे होंगे। तो जो टास्क, जो पावर, जो अथॉरिटी, जो टास्क, जो पावर, जो अथॉरिटी हमने एजेंट को देनी है, अगर हम वो अथॉरिटी लिख के या बोल के उसके हवाले कर दें, ये कहलाएगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पे ओरल मेंशन नहीं है, या आप उसने सिर्फ रिटन को ही एक्सप्रेस माना है, क्योंकि ओरल में ख़तरा ये है कि शायद वो कहे कि यार आपने तो मुझे ये बात कही नहीं थी, या याद करें वो बात आपने मुझे बताई थी और प्रिंसिपल ने ये बात ना बताई हो, तो ओरल के केस में वो मुकर सकता है या वो एक्स्ट्रा बात निकाल सकता है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ रिटन वाली बात को ही लेके चलना है। तो इस केस में एक्सप्रेस का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिटन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ एब्सोल्युटली रिटन। आपने रिटन फॉर्म में उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई तुम्हारे टास्क क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। दैट इज़ एक्सप्रेस अथॉरिटी। दैट इज़ एक्सप्रेस अथॉरिटी। फिर एक आती है मेरे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये क्या था? जो कि बाय एक्शंस हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका मीनिंग फ़र्क है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी इनफ्रेड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, थिंग्स स्पोकन और रिटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में ऑल्सो बी अकाउंटेड। होता क्या है, कभी कभी आपके पास प्रिंसिपल मौजूद नहीं होता। अगर प्रिंसिपल मौजूद होता और आपसे वो बात करता तो वो होती आपकी एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड क्या है? इम्प्लाइड कहते हैं कि अगर एक एजेंट एक्सप्रेस अथॉरिटी को एक्सीड करने की कोशिश करे तो वो कहाँ तक एक्सीड कर सकता है, कहाँ तक आगे जा सकता है? अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी इनफ्रेड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। ये देखा जाएगा कि हालात क्या थे, माहौल क्या बन गया था। और याद रखना है कि हर वो चीज़ जो वो अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी को क्रॉस कर रहा है, उससे बढ़ के आगे जा रहा है, वो हमेशा प्रिंसिपल के फ़ायदे के लिए करना चाहिए। अगर प्रिंसिपल का फ़ायदा हो रहा है तो वो अपनी एक्सप्रेस को अवॉइड करके इम्प्लाइड की तरफ आए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सिर्फ एक्सप्रेस तक ही महदूद रहे। अब इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल ने उसको इजाज़त दी होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल ने उसको इजाज़त दी होगी कि मेरी गैर मौजूदगी में जो काम तुम्हें मैंने एक्सप्रेसली लिख के दिए हैं, अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा काम तुम कर सकते हो जो कि मेरे बेनिफिट के लिए हो और ये उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो तुम्हें ये राइट है कि तुम वो अथॉरिटी कर सकते हो। मगर उसके लिए उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ये राइट दे रहा हूँ, थिंग्स स्पोकन और रिटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग के नॉर्मल बिजनेस के अंदर रहते हुए
नॉर्मल बिजनेस के अंदर रहते हुए, बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेस कंडीशंस में रहते हुए अगर तुम्हें लगे किसी भी टाइम पे कि तुम अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी को क्रॉस करने की पोजीशन में आ गए हो और उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो यस यू आर अलाउड कि तुम इम्प्लाइड की तरफ चले जाओ। अब ये चीज़ एक्सप्रेसली रिटर्न फॉर्म में नहीं है, लिखी नहीं हुई, मगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए इनका आपस में, प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होना ज़रूरी है, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट आपस में एक दूसरे के माइंडसेट को समझते हो। अगर वो नहीं समझते तो वो इम्प्लाइडली उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मोहताज होगा जो लिखा हुआ है। बट अगर उसने उसके साथ काफ़ी टाइम से काम किया है, वो जानता है कि इन हालात में वो प्रिंसिपल क्या क्या काम करता, तो अब इम्प्लाइडली वो ये काम कर सकता है। इसके लिए उनका आपस में एक बैक रिश्ता होना ज़रूरी है। एक बैक रिश्ता होना ज़रूरी नहीं कि वो फिड्यूशरी हो, एक सफिशेंट टाइम गुजरा हो और वो आपस में एक दूसरे को जानते हो, आपस में उनका माइंड मैच करता हो। आपस में उनका माइंड मैच करता हो। तो हर वो अथॉरिटी जो कि एक्सेस है अथॉरिटी इन एक्सेस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी, वो क्या होगी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? देयर शुड बी अ रिलेशन, देयर शुड बी अ बैक एंड टाइम पास्ट रिलेशन। जी, एक्सप्रेस समझ आया, इम्प्लाइड समझ आया, आगे चलते हैं। अथॉरिटी इन एमरजेंसी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और उसमें एजेंट को कोई ना कोई काम करना पड़ जाता है जो कि प्रिंसिपल के फ़ायदे के लिए हो। हम नॉर्मली एक मिसाल यहाँ पे यूज़ करते हैं, कश्ती रानी की मिसाल। कश्ती रानी, बोट, शिप। इस शिप में आपको एक शख्स आ रहा नज़र, जो कि बहुत ही बारीक सा बना हुआ है, वो है एजेंट। वो कौन है? वो एजेंट है। ये कश्ती पे इस पी का सामान लेकर आ रहा है। पी खड़ा हुआ है साहिल पे और ए उसका सामान लेके पहुंच रहा है साहिल तक। एक साहिल से दूसरे साहिल तक वो आ रहा है। इस कश्ती के ऊपर 20 केजी का सामान मौजूद था और ये वाले भाई भी थे। हुआ ये कि जब ये कश्ती ट्रैवल कर रही थी तो आगे से एक बवंडर आ गया, सुनामी टाइप आ गया, जिससे क्या हुआ, ये वाली कश्ती जो है वो खिचकोले खा रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और इस कश्ती में एक सुराख भी हो गया। जब सुराख हुआ तो पानी उस कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया। तो इसने क्या किया, इसने कुछ सामान, कुछ 6 किलो तक का सामान उठा के कश्ती से बाहर फेंक दिया, ताकि कश्ती की जो डेंसिटी है वो बराबर हो जाए पानी की डेंसिटी से, ताकि उसमें डूब ना जाए। क्योंकि जब पानी आता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका मैस बढ़ जाएगा और डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जितनी लाइट वेट होगी उतना वो फ्लोट करती रहेगी, जितनी हैवी होगी उतना डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो 20 किलो में से 6 किलो का सामान उसने निकाल के पानी में फेंक दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह का नाम लेते लेते ये साहिल तक पहुंच गया पी के पास। जैसे ही भाई पी के पास पहुंचे, पीने का लाओ सामान चेक कराओ। उसने कहा हाँ सर देखें ये कश्ती है और ये सामान है। जब सामान चेक किया तो पी को सामान मिला 14 किलो का। उसने कहा यार मैंने तो कहा था 20 किलो का सामान, ये 14 किलो का सामान क्यों है? ये क्या कहेगा? ये कहेगा सर देखें सामान 14 किलो नहीं है 20 किलो है, चेक तो करें। उसने कहा नहीं 14 किलो है। कहेगा नहीं सर 20 किलो है, चेक तो करें। उसने कहा यार 14 किलो है। उसने कहा सर 14 किलो तो ये है, 6 किलो वो मैं पीछे फेंक आया हूँ। उसने कहा क्यों फेंक के आ गए हो? उसने कहा अगर मैं ये भी ना फेंकता
तो मेरे समेत आपका सारा का सारा सामान तबाह हो जाता, डूब जाता, आपको 20 केजी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। और उस हालात में मेरे पास कोई कॉलिंग सिस्टम मौजूद नहीं था कि मैं आपसे फ़ोन पर रब्ता करता और आपका मशवरा मानता। उस वक़्त मुझे एमरजेंसी में जो समझ आया, जिसकी बिना पे मैं आपका मैक्सिमम नुकसान, वो कितने का होना था, 20 केजी का, वो बचा पाया सिर्फ 6 किलो के नुकसान के साथ। तो ये मेरी अथॉरिटी है इन एमरजेंसी। An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal. प्रिंसिपल के मुफाद को बचाना है, उससे लॉस इनकर नहीं करवाना। और ये हर वो एक्ट करने को तैयार होगा जो एक नॉर्मल अक्लो शऊर रखने वाला शख्स करता। ऑर्डिनरी प्रूडेंस कहते हैं अक्लो शऊर रखने वाला कोई भी शख्स। इन हिज ओन केस, यानी कि अगर इस कश्ती पे ए की बजाय पी भी होता तो शायद वो भी यही काम करता। तो अगर इस शख्स ने कोई ऐसा काम कर दिया है किसी एमरजेंसी सिचुएशन में, और ये काम करने से प्रिंसिपल का ही फ़ायदा हो रहा है, उसको 20 केजी के नुकसान के बजाय 6 केजी का नुकसान हो रहा है, इट मीन्स कि उसने उसके लॉस को बचाया है और इसने वो काम किया है जो कि हर अक्लो शऊर रखने वाला शख्स वहाँ पे करता। और शायद अगर ख़ुद प्रिंसिपल भी होता तो वो भी उस वक़्त यही काम करके आ रहा होता। तो इसमें और इम्प्लाइड में क्या फ़र्क हुआ फिर, ये बताएं। तो इस केस में क्या था, इस केस में कोई एमरजेंसी नहीं थी, बट अगर कोई एमरजेंसी आ जाए तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखने वाला शख्स क्या काम करता है। एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल अक्ल रखने वाला शख्स क्या काम करेगा। और अगर एजेंट ने वही काम किया है जिससे उसके प्रिंसिपल को फ़ायदा पहुंच रहा है, इट मीन्स कि उसने सही काम किया। इम्प्लाइड क्या है, हर वो अथॉरिटी जो कि एक्सप्रेस नहीं है और वो ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर रहा है, उसके बैक एंड पे कोई ना कोई रिश्ता होना, कोई ना कोई टाइम आपस में उन्होंने पास किया हो। मगर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ उसने एमरजेंसी हालात में एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे उस प्रिंसिपल के नुकसान को उसने मज़ीद नुकसान को होने से बचा लिया। तो दिस इज़ अथॉरिटी इन एमरजेंसी। तो एक्सप्रेस समझ आई, इम्प्लाइड समझ आई और हमें एमरजेंसी भी समझ आ गई। अब चलते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी की तरफ। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, मगर यहाँ पे जाने से पहले एक दफ़ा मुझे बताएं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, बुक को पढ़ लें और मुझे बताएं कोई मसला, कोई परेशानी। इम्प्लाइड की कोई एग्जांपल देते हैं। मैंने अपना टीए भेजा था और वो टीए मेरे साथ पिछले 5 साल से अटैच्ड है। उसको ये पता है कि अगर मैं 9:30 से लेट हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्लास में नहीं आऊँगा। ये एक नॉर्मल हमारे दरमियान एक बात तय है जो कि लिखी नहीं हुई है, बट उसको पता है कि अगर मैं 9:30 के बाद या अगर 9:30 का टाइम क्रॉस हो गया है तो शायद मैं पहली क्लास में ना आ पाऊँ। वो आपके पास खड़ा हुआ है और टाइम हो गया है 9:35 और वो आपसे कह दे कि अब सर नहीं आएंगे, छुट्टी। मैंने कोई कॉल उसको नहीं की, मैंने एक्सप्रेसली नहीं बताया, और अगर वो आपको छुट्टी दे रहा है 9:35 पे, इसका मतलब है कि वो पिछले हमारे रिलेशंस को देखते हुए, पिछली तमाम ट्रांजैक्शंस को देखते हुए ये फ़ैसला कर रहा है कि हाँ अब सर ने आना नहीं है। तो ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। फिर एक और बात भी सुन लें, कोर्स ख़त्म हो रहा है, आखिरी 2 दिन है और आपका एक टॉपिक रहता है और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ या मैं एक जगह में फंसा हुआ हूँ, सीरियस केस चल रहा है और उसके पास कोई एक्सप्रेस राइट नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ा सके, और टॉपिक भी वो है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आखिरी लेक्चर चल रहा है,
अगर वो इस केस में आए और आपको पढ़ाना शुरू कर दे और आप उसकी पढ़ाई को डाइजेस्ट भी कर लें, समझ भी लें, इसका मतलब ये है कि उसने मेरे नुकसान को होने से बचा लिया। मेरा नुकसान क्या होता कि मैं ना आता, जिससे आपका नुकसान होता और मुझे कॉलेज वाले ब्लेम करते हैं। बट उसने मेरे उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया, आपको कुछ ना कुछ पढ़ा के। तो मैं आपको पढ़ाता 20 kg, उसने आपको पढ़ाया 14 kg, कुछ ना कुछ उसने आप तक डिलीवर कर दिया। दैट इज़ एमरजेंसी वाला केस। दैट इज़ एमरजेंसी वाला केस। चलें आगे, पक्की बात है। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, इसके लिए एक बड़ी ड्रामेटिक एक मिसाल नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी अपनी क्लासों में। वो है वो है वो है वो है वो है ना वो है एक अब्बा जी की, एक पप्पू की और एक दुकानदार की। 3 लोग हैं, एक अब्बा जी हैं, एक पप्पू है और एक दुकानदार है। इन तीनों में कहानी है, ज़रा सुनते हैं। अब्बा जी अपनी फैमिली के साथ नए नए एक मोहल्ले में शिफ्ट हुए। फैमिली में कौन है? एक अब्बा जी है, एक अम्मा जी हैं और एक पप्पू है। पप्पू कौन है? एक माइनर बच्चा जो कि 18 साल से कम है। उस मोहल्ले में एक दुकानदार भी है जो कि उस मोहल्ले को दूध, बिस्किट, चिप्स, बोतल, सिगरेट, पान, अंडे, आटा, नमक, चीनी, आप समझ लेंगे एक छोटा सा किराना। ठीक। अब्बा जी ने इस दुकानदार के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर मेरे घर से कोई लड़का आए जिसका नाम पप्पू हो तो तुम उसको सामान प्रोवाइड कर दिया करो। अगर मेरे घर से कोई लड़का आए जिसका नाम पप्पू हो और जिसकी शक्ल ये वाली हो, तुम उसको सामान प्रोवाइड कर दिया करो। तो एक दिन इनके घर में आ गए मेहमान। अब्बा जी ने कहा पप्पू जाओ दुकानदार के पास जाओ और मेहमानों के लिए कुछ बोतलें और चिप्स लेकर आओ। ये भाई पहुँचे दुकानदार के पास और कहा कि आपको याद है मेरे अब्बा जी ने आपसे एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब भी मैं आऊँ तो आपने मुझे ये सामान प्रोवाइड कर देना। तो अब्बा जी कह रहे हैं कि बोतलें और चिप्स हमें दे दें, हम आपको महीने के एंड पे पैसे पे कर देंगे। दुकानदार को याद आ गया कि हाँ वाकई में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने इस पप्पू को बोतलें और चिप्स दे के रवाना कर दिया, भेज दिया। ऐसा महीने में कुछ 4-5 दफ़ा हुआ। ऐसा महीने में कुछ 4-5 दफ़ा हुआ। और हर महीने के एंड पे जब ये दुकानदार अब्बा जी के पास जाता और कहता कि वो पैसे पूरे महीने के, तो अब्बा जी जेब से निकाल के पैसे उसको दे देते, ये वो बिल फाड़ देता कि उसको पैसे मिल गए। ये 3-4 महीने तक चलता रहा। दुकानदार को इस पर भी ट्रस्ट आ गया और इसके अब्बा पे भी ट्रस्ट आ गया कि अब्बा टाइमली मुझे पैसे पे कर देता है। और ये अब्बा का कौन है? एजेंट। तो ये कौन है? प्रिंसिपल। और ये कौन है? थर्ड पार्टी। यहाँ तक क्लियर है? एक दिन अब्बा जी को आ गया गुस्सा। गुस्सा क्यों आया? पप्पू पाया गया गली में सिगरेट पीता। तो गुस्से में अब्बा जी ने इस पप्पू को अपनी प्रॉपर्टी से आग कर दिया, निकाल दिया, फारिग कर दिया। अब मंथ का स्टार्ट था। ये बेचारा बड़ा परेशान। इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त का नाम था शबाज। शबाज से कहा कि यार मैं क्या तुम्हारे हॉस्टल में रह सकता हूँ? तो शबाज ने कहा हाँ तुम मेरे हॉस्टल में आ जाओ, रात रह लो, मगर मसला ये है कि खाने पीने का सामान नहीं होगा वहाँ पे। हाँ तुम रात ज़रूर रह सकते हो मगर खाने पीने के लिए तुम्हें अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। तो इसने कहा यार चलो तुम रिहाइश तो दो, मैं कुछ करता हूँ खाने पीने का। इसको एकदम से याद आया कि एक दुकानदार ऐसा था जो कि इसको सामान प्रोवाइड किया करता था।
एक दुकानदार ऐसा था जो कि इस पप्पू को सामान प्रोवाइड किया करता था। इसने कहा ट्राई करता हूँ कि क्या अब ये मुझे सामान देगा या नहीं देगा। ये पहुँच गया इस दुकानदार के पास और जाके उसी तरह कहा कि मुझे इतनी बोतलें, इतनी चिप्स, इतने बिस्किट, इतनी सामान वगैरह चाहिए। और दुकानदार ने उसी अजम्पशन पे उसको सामान दे दिया कि उसको किसने भेजा होगा, अब्बा जी ने, मगर अब्बा जी उसको आग करके बैठे हुए हैं। यानी कि अब ये अब्बा जी का एजेंट नहीं है, उन्होंने ये रिश्ता एजेंसी वाला ख़त्म कर दिया। महीने का एंड हुआ, ये भाई साहब वापस गए इनके पास बिल लेके। अब्बा जी परेशान हो गए, इस महीने तो मैंने पप्पू को भेजा ही नहीं, तो ये बिल कैसा, ये बिल कितना। तो इनको पता चला इसके थ्रू कि ये भाई पूरे महीने यहाँ से सामान लेते रहे हैं। ये भाई बिल लेके पहुँचे हुए हैं इन भाई साहब के पास कि मुझे पैसे दो, मेरा इस महीने का 5,000 रुपये खर्चा हुआ। और ये कह रहे हैं कि मैंने पप्पू को अपनी एजेंसी से निकाल दिया था। तो ये क्या कहेगा, ज़रा खुद सोच के बताएं, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा प्रिंसिपल को कि मुझे बताना चाहिए था कि आपने पप्पू को फारिग कर दिया, कर दिया है, मगर आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे बताया नहीं। तो चूंकि आपने मुझे नहीं बताया, अब आप मुझे पैसे देने से डिनाई नहीं कर सकते, अब आपको मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने तो इसी अजम्पशन में सामान दिया कि वो आपका अभी तक एजेंट है। तो जब आपने उसको आग किया था तो एक दफ़ा आगे मुझे भी बताते कि भाई अब अगर वो आएगा तो तुम उसको सामान प्रोवाइड ना करना, बट आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि अब मैं उसको, यानी कि अब्बा जी उसको पैसे देने के पाबंद हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा जी ने ये बात इस तक कन्वे नहीं की। इसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टॉपल। ये दो वर्ड्स हैं, इसको नोट कर लें, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब निकला स्टॉप से। अब्बा जी को हम रोक नहीं सकते कि वो आके इसको पैसे दें, अब्बा जी को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते कि वो इसको पैसे दें, अब्बा जी को पैसे देने ही पड़ेंगे। उनको रोका, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये स्टॉप से निकला है एस्टॉपल। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टॉपल। अब ज़रा इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल इज लायबल। प्रिंसिपल कौन था? अब्बा जी। अब्बा जी इज लायबल टू दुकानदार, थर्ड पार्टी। व्हेन दुकानदार हैज़ रीजंस टू बिलीव, उसके पास रीज़न थी इस बात को यकीन मानने की कि अभी तक वो पप्पू उसका नुमाइंदा है, उसका एजेंट है, दैट पप्पू हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अब्बा जी, इवन दो ही इज़ नॉट, यानी कि इवन दो पप्पू इज़ नॉट, अब उसका एक्चुअल एजेंट वो नहीं है। दुकानदार ने ये अज्यूम कर लिया कि चूँकि पप्पू के पास एक पर्टिकुलर राइट, एक पर्टिकुलर पोजीशन थी, वो पहले आता था मेरे पास, उसके पास वो तमाम पावर्स मौजूद थी जो कि उसको किसने दी थी? अब्बा जी ने। तो मैंने उसको सामान उसी तरह दिया जो कि मैं उससे नॉर्मली दिया करता था। तो अब जब तुम दोनों ने आपस में रिश्ता ख़त्म किया था तो मुझे तो कम से कम बता देते भाई मेरा क्या कसूर था। तो अब तुम मुझे पैसे देने से इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें पैसे देने से कानून रोकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अब ये है अपेरेंट, ये रियल अथॉरिटी नहीं है। दुकानदार के लिए ज़ाहिरी बात थी कि वो आता था, सामान लेता था और मंथ एंड पे पैसे वो रिकवर कर लेता था। तो अब जब वो रियल वाला बात ख़त्म हो गई तो अपेरेंटली उसको ये लगना शुरू हो गया कि हाँ ये शख्स है, जिस तरह ये नॉर्मल आता है वैसे ही आया होगा मेरे पास। इसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टॉपल। इसको लिख लें, ये वर्ड किताब में शायद आपको ना मिले, एजेंसी बाय एस्टॉपल। ऐसी एजेंसी जो कि एस्टॉपल के कानून से बनी है।
ऐसी एजेंसी जो कि एस्टॉपल के कानून से बनी है। तो अब अगर आपसे सवाल है कि बताएं अपेरेंट अथॉरिटी क्या है, तो आपने ये बातें लिखनी है। सवाल कह रहा है कि ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या है, तो ये बातें लिखनी है। सवाल कह रहा है कि एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या है, तब भी आपने यही बातें लिखनी है। तो 3 बातें हैं जो कि आप सेम चीज़ यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। तो इस कहानी का पूरा नक्शा हम लोगों ने देखा है पीछे। इस नक्शे में कोई सवाल, एक दफ़ा तस्वीर वगैरह ले लें, बाद में आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। तो चूँकि आवाम नहीं है तो हम इसको फिर अब YouTube पे पब्लिक कर देंगे। बच्चे गायब हैं, खातून भी 2 गायब हैं, 3-4 भाई यहाँ से गायब हैं। अच्छा जी, आइए ज़रा इसके सवालों की तरफ। 6 सवाल है। स्प्रिंग 10, हम लोग जाते हैं पीछे से आगे की तरफ। आप बताएं एजेंट की अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी। रट्टा क्राइमिंग बेस्ड, आपने वो 4 बातें उठा के लिख देनी है। बी एम्प्लॉयड टी टू सेल हिज कार टू ए फॉर ₹5 लाख। बी ने टी को एम्प्लॉय किया है कि वो बी की गाड़ी किसको बेचे, ए को बेचे फॉर ₹5 लाख। इसमें से एजेंट कौन है? टी, टी कह रहे हैं ना, हाँ टी कौन है? एजेंट। प्रिंसिपल कौन है? बी। और थर्ड पार्टी कौन है? ए। और गुड क्या है? कार। और किसके अगेंस्ट? 5 लाख के अगेंस्ट। और इन्वेस्ट कर दे वो प्रोसीड्स किस में? गवर्नमेंट के बॉन्ड में। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला गाड़ी का बेचना, और कितने का बेचना? 5 लाख। और जो पैसे मिला 5 लाख उसको आगे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना। टी ने इन्वेस्ट कर दिया 4 लाख बॉन्ड के अंदर और 1 लाख ब्लू चिप कंपनी के अंदर, एक्सपेक्टेशन में कि वो ज़्यादा प्रॉफिट उसको अर्न करके देगी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? बी को 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। बी को 50K का नुकसान हो गया। ज़रा ये बताइए बी ने टी को एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या दी थी? गाड़ी का बेचना और 5 लाख रुपया जमा करवाना, ये एक्सप्रेस था। उसने गाड़ी तो बेच दी 5 लाख रुपए की, ये इसने काम सही किया, तो यहाँ पर लग गया टिक। अगला काम जो 5 लाख रुपया था वो आगे यहाँ पे इन्वेस्ट करना था बॉन्ड में, जो कि उसने नहीं किया। 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और लाख रुपया ब्लू चिप कंपनी में डाल दिया, जिससे 50K का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है, एक्सीड किया है। तो क्या अब बी ये 50K का लॉस रिकवर कर पाएगा टी से? कब? जब वो माइनर ना हो और जब वो अनसाउंड ना हो। तो आपने बताना था कि क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उसके पास। देखिए फ़ायदा वो हो जो कि उसको कंफर्म हो, जो कि उसको कंफर्म हो। और अगर वो अगर वो सिर्फ इसी पे चल रहा है कि हाँ हो सकता है मिल जाएंगे, जो कि अभी तक क्लैरिटी में बात नहीं आ रही है। और जब एक चीज़ साफ साफ बता दी है कि तुमने ये काम ऐसे करना है, तो उसने वो काम वैसे ही करना है, वो अपनी मन मर्जियाँ उसमें शामिल नहीं कर सकता। एम्प्लॉयड उसके पास कोई थी नहीं, कोई भी नहीं थी, ना कोई एम्प्लॉयड थी ना कोई एमरजेंसी थी। ऊपर क्या हो रहा है? 10 नंबर का सवाल। आरिफ वॉज रनिंग अ मीट शॉप इन इस्लामाबाद. He wanted to attend the wedding of his sister in Peshawar, so he asked his friend Moise to look after the shop in his absence. While managing the shop, Moise noticed कि भाई जो डीप फ्रीज़र है शॉप में वो सही से काम नहीं कर रहा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गोश्त रखा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, स्पॉइल्ड हो रहा है। तो उसने वो जो गोश्त ख़राब होने की
उसमें था, टाइम में आ गया था, उसने वो गोश्त 5% के डिस्काउंट पे बेच दिया और अगली मॉर्निंग वो फ्रीज़र भी रिपेयर करने के लिए भेज दिया। लुकिंग एट कस्टमर्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उसने कहा यार ये तो मज़े आ गए हैं, जब डिस्काउंट दी है तो लोग भागे भागे आना शुरू हो गए हैं। मोइस ने ये 5% डिस्काउंट वाली ऑफ़र कंटिन्यू कर दी। जब वो भाई पेशावर से वापस आए, कौन, आरिफ, तो इन हालात को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा नाखुश हुए, अनहैप्पी, और फ़ौरन से कहा कि ये डिस्काउंट बंद करो और मुझे मेरा नुकसान रिकवर करवाओ, मुझे मेरा नुकसान रिकवर करवाओ। 10 नंबर का सवाल है, ज़रा सोचें इसमें क्या क्या बातें आएंगी। पहले सोचें, जस्ट थिंक, डोंट एक्सप्रेस, अपने अंदर अपने माइंड में सोचें। अभी सोचना है, मैंने पूछा कुछ नहीं, अभी सिर्फ अपने माइंड में पॉइंट्स बनाए। सवाल 10 नंबर का, माइंड को यूज़ करें कि क्या क्या बातें यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या हो रहा है, अथॉरिटी कौन सी है, नुकसान कितना है, होगा नहीं होगा, सोचो ज़रा। हाँ जी, पढ़ा। आरिफ वॉज रनिंग अ शॉप इन इस्लामाबाद। इस लाइन में कोई मसला, एक दुकान चला रहा है, एक लीगल काम कर रहा है। ही वॉन्टेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ ए सिस्टर, उसका दिल किया, उसकी बहन की शादी है, जाना चाहिए, चला जाए। कहाँ पे है, कोई मसला नहीं। तो उसने क्या किया, अपने एक दोस्त से कहा, मोइस कि तुम यहाँ पे रुको और मेरी दुकान को संभालो मेरी एब्सेंस में। तो अपॉइंट किसको किया जा रहा है, मोइस कौन है, प्रिंसिपल कौन है, थर्ड पार्टी कौन होगी, जो कस्टमर्स होंगे, जो कस्टमर्स होंगे। अच्छा, वाइल मैनेजिंग द शॉप, शॉप को मैनेज करते हुए मोइस जो कि एजेंट है, उसने नोटिस किया था कि भाई डीप फ्रीज़र जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये बताइए, डीप फ्रीज़र अगर सही से काम नहीं कर रहा, इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो गोश्त स्टोर करता था वो ख़राब होता था, और अगर उसको ठीक ना कराता तो जितना भी गोश्त था, आज का, कल का, परसों का, वो सारा ख़राब होता। मगर ये अथॉरिटी ठीक करवाने की तो उसने उसको नहीं दी थी, कोई एक्सप्रेस तो नहीं थी, इम्प्लाइड भी नहीं थी। तो ये कौन सी है, एमरजेंसी है। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि डीप फ्रीज़र को ठीक करवाना वॉज अथॉरिटी ऑफ एमरजेंसी। क्यों, क्योंकि वो गोश्त ख़राब हो रहा था। ही सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और अगले मॉर्निंग उसने वो भी भेज दिया। अच्छा, ये 5% डिस्काउंट पे ख़राब हो रहा गोश्त बेचना, ये भी तो एक अथॉरिटी इन एमरजेंसी है कि वो उसके बेनिफिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई 100% नुकसान से बेहतर है कि उसको 5% का नुकसान दे दे और 95% उसको पैसे हवाले कर दे। वही 20 और 6 kg वाली बात। तो ये दोनों बातें उस वक़्त क्या थी,
एमरजेंसी वाली, कोई एक्सप्रेसली उसको नहीं कहा गया था ना डिस्काउंट देने का और ना ही डीप फ्रीज़र ठीक करवाने का। जब उसने देखा कि भाई कस्टमर का तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, तो उसने वो 5% खुला डिस्काउंट ऑफ़र कर दी। क्या एक्सप्रेस था, इम्प्लाइड था? क्या ये अब कोई एमरजेंसी है? क्या ये ऑस्टेंसिबल है? नहीं, ये उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी। कौन सी वाली? एक्सप्रेस अथॉरिटी उसने एक्सीड कर दी है। एक चीज़ उसको कहीं नहीं है, जहाँ तक वो सूटेबल थी वहाँ तक थी, बट ये करना गलत है, ये उसको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे उसने एक्सीड कर दी अपनी अथॉरिटी। तो जब एक्सीड कर दी है तो जो भी लॉस आया है वो प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर कर सकता है। तो जब वो वापस आया और उसने देखा कि भाई वो माहौल वगैरह क्या चल रहा है, तो उसने वो डिस्काउंट फ़ौरन से बंद कर दी, और जो नुकसान हुआ है अब वो मोइस से रिकवर करना चाहता है। तो क्या वो कर सकता है? वो कर सकता है। अगला सवाल, जो उसने ठीक कराया फ्रीज़र, उसके पैसे अगर उसने अपनी जेब से पे किए हैं तो वो पैसे प्रिंसिपल उसको पे करेगा। डन? गेम समझ आई है? अब आप उसको लिख लेना। वो कह रहा है एनालाइज करें और बताएं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये जो है ना वर्ड ये एनालाइज करें, इसमें आपने पूरी कहानी को तोड़ देना है कि हो क्या रहा है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसकी अथॉरिटी थी नहीं थी। जो हमने भी बात की है वो यही है। उसके बाद राइट्स क्या है? रिकवरी के राइट्स क्या है? रिकवरी के। और ये सवाल है ऑटम 14 का। असल जो एजेंसी है वो इतनी छोटी नहीं है। असल जो टॉपिक है ना, जो आप अगर देखें सही वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये बहुत लंबा है। ये सिर्फ एक समरी की भी समरी है, मतलब ये बहुत ही उसने बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे जाके ये वाला चैप्टर ऐड किया। असल बातें ज़्यादा हैं। अगर कभी इत्तेफाक हो और कहीं से अगर आपको मिल जाए, तो जब ये बी लॉ सी लॉ कंबाइन था ना, उस किताब में जाके एजेंसी का चैप्टर पढ़िएगा, आपको इसके अलावा बहुत सारी बातें और देखने को मिलेंगी। अच्छा, क्या? नहीं, इसका उससे तो कोई ताल्लुक पहले भी नहीं था। वो सिर्फ किताब एक बना के उसमें डिवाइड किया हुआ था 50-50 के हिसाब से। While attending a seminar, Khizr told a group of people on his table that he is agent of Lucky. सेमिनार चल रहा है, खिज़र भाई ने लोगों को बता दिया कि वो किसका एजेंट है? लकी का। लकी ने ये सुन के कि ये जोक है, उसने मुस्कुरा दिया, स्माइल पास कर दी। लेटर मोइस हु वाज सिटिंग ऑन द टेबल सोल्ड सिक्योरिटी कैमरास एंड सर्वेलेंस सिस्टम टू खिज़र ऑन क्रेडिट, बिलीविंग हिम कि वो लकी का एजेंट है, और असल में उसका एजेंट नहीं था। वो तो उसको जोक मान रहा था और सिर्फ उसने मुस्कुराया। सवाल ये है कि क्या एजेंसी का कोई रिश्ता था खिज़र में और लकी में? नहीं था, नहीं था। मगर उसका मुस्कुराना और एक्सप्रेसली मना ना करना उसको ऑस्टेंसिबल में काउंट करवा रहा है, उसको ऑस्टेंसिबल में लेके जा रहा है। कि एक शख्स कह रहा है कि मैं इस बंदे का एजेंट हूँ, और जिसको वो कह रहा है वो इस बात पे मुतमिन है, और जिसका एजेंट वो ख़ुद को बना रहा है वो वहाँ पे बैठा हुआ है मगर कुछ इनकार नहीं कर रहा। हालांकि उसको फ़ौरन कहना चाहिए था कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो उसका खामोश रहना, लॉ ये मान सकता है कि हाँ यहाँ पे एक ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ने जन्म ले लिया। अब्बा जी का खामोश रहना, उस दुकानदार को ना बताना, ट्रांजैक्शन होती जाना, वो क्या थी? ऑस्टेंसिबल। तो यही चीज़ कुछ यहाँ पे भी हो रही है, मगर सामने सामने कोई रिश्ता इनका आपस में नहीं है। तो 2 नंबर के लिए उसने ये आपसे पूछा। हाँ, कुछ वहाँ से भी जाती है। शुएब एज्ड 15 यानी कि माइनर है, इज़ द सन ऑफ अ बिलियनियर। क्या नाम उसका? इजाज़ मुंसिफ।
लास्ट मंथ, पिछले महीने, शुएब ड्रोव हिज फादर्स 18 मॉडल BMW टू अ विंटेज कार एग्जीबिशन अरेंज्ड बाय वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। बड़ा ही कोई कमर्शियल सा बंदा बैठा हुआ जिसने वाला पेपर बनाया। तो उसने ऊपर की 2 लाइनों में एक गड़बड़ की है, ज़रा मुझे बता सकते हैं क्या गड़बड़ है? एक चीज़ वो गलत लिख गया है, सोचें ज़रा, एक ऐसी बात जो कि कानून के खिलाफ है। नहीं पहुंच पाए, चलिए हिंट दे देता हूँ। सेकंड लाइन में है वो, सेकंड लाइन में है वो। एक बात कानूनी तौर पे गलत है, वो आपको सेकंड लाइन में मिलेगी। नहीं, शुएब की एज क्या है? माइनर है ना, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा। ड्रोव हिज फादर्स 18 BMW का मॉडल, तो टेक्निकली ये खिलाफ है। अच्छा, हुआ क्या? एट द एग्जीबिशन ही सॉ अ विंटेज बेंज, मर्सिडीज बेंज, जिसको मर्स भी कहते हैं, एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर फॉर द परचेज ऑफ कार। उसको वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और वो पहुंच गया उसके सेलर के पास। बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा, बिलियनियर का 15 साला बच्चा, जो कि एक मर्सिडीज बेंज पसंद कर चुका है और वो उसके सेलर तक भी पहुंच गया। द सेलर ये जानते हुए कि ये उसका बेटा है और उसका स्टेटस क्या है, किसका? इजाज़ मुंसिफ का। उसने गाड़ी शुएब को डिलीवर भी कर दी उसके घर पे, यानी कि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसके साथ? माइनर के साथ। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ द कार बट शुएब रिफ्यूज्ड टू। उसने कहा भाई पैसे, उसने कहा कोई पैसा नहीं मिलना, मैं तो माइनर हूँ। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फुल पेमेंट, किसको? इजाज़ मुंसिफ को, उसका बाप जो है। डिस्कस करें क्या ये सक्सीड हो पाएगा कि वो अमाउंट रिकवर कर ले शुएब से या इजाज़ मुंसिफ से? चलिए ये बताएं, शुएब उस बाप का क्या है? एजेंट है। उसके बिहाफ पे जाके उसने कॉन्टैक्ट किया होगा ना कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं अपने अब्बू के बिहाफ पे आया हूँ और ये गाड़ी मुझे दे दें। तो अगर एक सेलर, एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर ले एक एजेंट के साथ जो कि माइनर हो और वो उसको आगे पैसे ना पे करे, तो क्या वो, अब सोच के बताइए, क्या वो रिकवर कर पाएगा या नहीं? आपका वक्त शुरू होता है 2 मिनट का अब। तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकॉल भी करवाऊँ, एक बात हम पीछे छोड़ के आए थे। चलें चैप्टर 3 में जाएं ज़रा, चैप्टर 3 में जाएं और माइनर के रूल्स में जाएं और जाके आखिरी पॉइंट पढ़ा है। अब पढ़ें ज़रा। इफ़ अ माइनर रिप्रेजेंट्स फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज़ एज ऑफ majority and induces another to enter into a contract with him, यही काम यहाँ पे हो रहा है। Even then he would not be liable. Rule of estoppel does not apply to minor. तो अब समझ आया वहाँ पे estoppel का वर्ड क्यों आगे कैरी फॉरवर्ड करवा दिया था, कि हमने उसको एजेंसी में कवर करना था। तो टेक्निकली ये 10 के साथ साथ 3 से आंसर होगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, लिखना है। मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको हिंट इसका प्रोवाइड कर दिया। अकमल अपॉइंटेड अ फार्मर नुमान एज हिज एजेंट एंड ऑथराइज्ड हिम टू परचेज 200 गोट्स एंड 300 काउस
फ्रॉम हिज विलेज एंड ब्रिंग देम टू हैदराबाद फॉर सेल इन द कैटल मार्केट। बड़ी ही एक्सप्रेस चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या है, 200 गोट्स, 300 काउस, लेनी कहाँ से है, फ्रॉम हिज विलेज, और कहाँ पे लेके जानी है और क्यों लेके जानी है कि वो कैटल मार्केट में सेल कर सके। नुमान जो कि एजेंट था, उसने कांटेक्ट किया किसके साथ, फहद के साथ, जो कि एक लोकल हर्ड्समैन है फॉर परचेजिंग द एनिमल्स। उसने उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक और बंदे से रब्ता कर लिया जिसका नाम क्या है, फहद। फहद इन्फॉर्म्ड नुमान दैट उसके पास 200 गोट्स हैं और 250 काउज हैं, 300 नहीं है, 250 है। उसने क्या कहा था, फ्रॉम हिज विलेज, वो वहाँ से तो परचेज ही नहीं कर रहा। However, फहद ऑफर्ड टू सेल 150 शीप्स एट अ वेरी लो प्राइस। उसने कहा यार मेरे पास काउस तो 250 हैं, हाँ मैं तुम्हें 150 शीप्स एक कम प्राइस पे दे दूंगा 50 काउस के बदले। नुमान एग्रीड टू द डील। नुमान जो है उसने कहा चलो ठीक है, एंड बॉट 200 गोट्स, 250 काउस एंड 150 शीप्स ऑन द प्रेमाइस ऑन द कंडीशन दैट ड्यू टू द लोअर प्राइसेस अकमल को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो चलो मैं उसके लिए ये चीज़ ले जाता हूँ। सब्सिक्वेंटली वो सारे एनिमल्स कहाँ पे लेके आ गया, हैदराबाद में, जो कि उसने कहा था। यानी कि इसने ये वाली बात तो कर दी, मगर जो पिछली बात थी 200 गोट्स 300 काउस कहाँ से, विलेज से। तो अब अगर उसके पास 200 गोट्स हैं मगर वो उसके विलेज की तो नहीं है, काउस 250 हैं 300 में से मगर उसके विलेज की नहीं है, तो जो 50 मिसिंग है वो शीप्स ले आया 150। क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूँ काफ़ी लो प्राइस पे, जिसका तुम्हें बाद में क्या होगा, बेनिफिट। तो तकरीबन ये वही सवाल है ब्लू चिप कंपनी वाला, गवर्नमेंट बॉन्ड वाला। डिस्कस करें कि हुआ क्या है, क्या ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है या नहीं है, और अगर वो फॉरेन से बेच दे तो क्या होगा। ये सवाल अब आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने लिखना है, लिख लेंगे। बल्कि काम करें, इसके 6 सवाल हैं, आखिरी वाले को छोड़ के हमारे पास 5 केस हैं, तो 5 लिख लें यार। लग गया था आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। डन। तो एजेंसी हमारा ख़त्म हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 डेज़ में चैप्टर नंबर 7 होगा और वो हम लोगों ने कवर करना है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।